अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें फेगोसाइटोसिस एंड द क्लियरेंस ऑफ द ऑफेंडिंग एजेंट हमने पीछे पढ़ लिया कि रिक्रूटमेंट कैसे हो रही थी, उनके मतलब उसमें एडीएन कैसे हुई, ट्रांसमाइग्रेशन, फिर कीमोटैक्सिस। अब जो कीमोटैक्सिस हो गया वहाँ पे पहुँच गया हमारा एजेंट। अब ल्यूकोसाइट्स वगैरह ने उसको किल कैसे करना है, उसकी फेगोसाइटोसिस कैसे करनी है। यहाँ पे ग्लिकोसाइड एक्टिवेशन की वो डेफिनेशन लिखी हुई है कि जब माइक्रोब्स जो है ना उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है तब जो है ना ग्लिकोसाइड्स ये में जो है ना सेवरल रिस्पॉन्सेज जो है ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको हम ग्लिकोसाइड एक्टिवेशन कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी करने वाला नहीं है, फेगोसाइटोसिस यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो फेगोसाइटोसिस में ना 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहले रिकॉग्नाइज किया जाता है उसको, उस पार्टिकल माइक्रोब वगैरह को, फिर उसमें फिर उसको अटैच कर लिया जाता है, ये जो अपना लिकोसाइड होता है उसको इंजेस्ट कर लेता है, और फिर जो है ना इनगल्फमेंट जिसको हम कहते हैं, और फेगोसिटिक वैक्यूल बनाते हैं और फिर जो है ना उसको किल कर देते हैं। जैसे यहाँ देखें, रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट है पहले स्टेप पे, जिसमें जो है ना माइक्रोब जो है ना फेगोसिटिक रिसेप्टर के साथ बाइंड कर ले, फिर इनगल्फमेंट कर रहा है फेगोसाइट मेम्ब्रेन जो है ना जिप्स अप अराउंड द माइक्रोब, इस माइक्रोब के अराउंड जो है ना क्लोज हो जाती है। फिर उसके बाद जो ना ये फेगोसोम बन गए, फेगोसोम जो है ना लाइसोसोम के साथ बाइंड करते हैं तो फेगोलाइसोसोम बनते हैं। फिर जो फेगोलाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स के जो फिर एंजाइम होते हैं वो जो है इसको डिग्रेड जो है ना किल कर देते हैं। ठीक है, और किल कैसे करते हैं इनके जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के ज़रिए, और जो है ना उसके ज़रिए रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ के ज़रिए। ठीक है, जो पहला स्टेप है ना इसमें रिकॉग्निशन का, तो रिकॉग्निशन में जो फेगोसाइट्स होते हैं उनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। मैनोज रिसेप्टर होते हैं और स्कैवेंजर रिसेप्टर्स होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी होते हैं रिसेप्टर जो ऑप्शनल्स वगैरह के साथ बाइंड करते हैं। जो मैनोज रिसेप्टर्स है ना, इनके नाम से ही ज़ाहिर है, शुगर मैनोज या फ्यूकोज रेजिड्यूज़ होते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं। और ये मैनोज, ये शुगर रेजिड्यू सिर्फ माइक्रोबियल सेल वॉल्स के ऊपर होते हैं, मेमेलियन सेल वॉल्स के ऊपर नहीं होते। इस वजह से मेमेलियन या होस्ट सेल्स को जो है ना ये डिटेक्ट नहीं करते, सिर्फ माइक्रोबियल सेल वॉल्स को जो है ना डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद स्कैवेंजर रिसेप्टर्स की बात करें तो वो जो है ना एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो पार्टिकल्स होते हैं उनको जो है ना वो करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा माइक्रोब्स वगैरह को भी इंजेस्ट करते हैं। अगर ऐसा हो कि जो ये जो माइक्रोब्स वगैरह हैं इनके ऊपर फिर ऑप्शनल्स की कोटिंग हो, लाइक ये ऑप्शनाइज्ड हों, इन पे ऑप्शनल्स लगे हुए हों, तो फिर जो है ना फेगोसाइटोसिस जो है ना इन्हेंस हो जाती है। ऑप्शनल्स में कौन कौन से आते हैं, मेजर ऑप्शनल्स में अगर आईजीजी लगा हुआ हो, या फिर C3b ब्रेकटोन प्रोडक्ट लगा हुआ हो, या सर्टेन प्लाज्मा लैक्टेंस लगे हुए हैं, अगर ये लगे हुए हो ना तो जो वो है लिकोसाइट्स वगैरह उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और उसकी एफिशिएंट उसकी जो फेगोसाइटोसिस है वो जो है ना इन्हेंस हो जाती है। इनगल्फमेंट की बात करें, जो है ना पार्टिकल जब उसने फेगोसाइट रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेता है तो जो है ना साइटोप्लाज्म जो है ना एक्सटेंशन बाहर निकालता है, एक्सटेंड हो जाता है, सॉरी एक्सटेंशन निकालेगा, जिसको सीटोपोडिया कहते हैं। फिर जो है ना मेम्ब्रेन जो है ना वैसे यहाँ पे जो है ना क्लोज हो जाएगी और ना वो एक वैक्यूल सा बन जाएगा, फेगोसिटिक वैक्यूल। और फिर जो है ना लाइसोसोम जो है ना उसके साथ लाइसोसोम के साथ बाइंड करेगा, फेगोलाइसोसोम बन जाएंगे, और फिर जो है ना उसकी डिस्ट्रक्शन होगी। अब जो इंटरसेलुलर डिस्ट्रक्शन होती है माइक्रोब्स एंड डेड सेल्स की, वो कैसे होती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ और रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ के जरिए होती है, एंड बाय द लाइसोसोमल एंजाइम्स। ठीक है, ये फाइनल स्टेप है जिसमें जो है ना हम उस ऑफेंडिंग एजेंट को रिमूव कर देते हैं। और जो है ना इसमें ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के अंदर होता है, और जो है ना इसमें लाइसोसोम के अंदर ही सिक्वेस्टर्ड हो रहे होते हैं ये सारे जो है ना रिएक्शंस वगैरह। तो इस वजह से जो बाहर के जो वो है ना बाहर का साइटोप्लाज्म जो है ना डैमेज होने से बच जाता है। ठीक है, अब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है ना इसमें यहाँ पे कुछ भी खास करने वाला नहीं है, सिर्फ आपने एक रिएक्शन ये देखने के NADPH ऑक्सीडेज होता है, NADPH ऑक्सीडेज जो कि उसमें होता है अपना फेगोसाइट की मेम्ब्रेन। ठीक है, ये NADPH ऑक्सीडेज जो है ना ये एक्टिवेट जब होता है ना तो NADPH ये को ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीजन जो है ना सुपर ऑक्साइड रेडिकल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वहाँ से जो है ना ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज के ज़रिए, और फिर जो है ना हमारे पर ऑक्सीडेज जो है ना एंजाइम होता है वो जो है इसको इसमें हाइपोक्लोराइड रेडिकल में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो जो हाइपोक्लोराइड रेडिकल होते हैं वो या हाइलोजिनेशन के ज़रिए किल करता है, ऑक्सीडेशन के ज़रिए। इसके अलावा जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये हाइड्रोक्साइड रेडिकल में भी कन्वर्ट हो सकती है और जो है किल कर सकती है बैक्टीरिया को। ठीक है, इसमें एक और है जो एडिशनल बात है वो ये है कि जो न्यूट्रोफिल एज़ोरोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं ना, एज़ोरोफिलिक, उसमें मेलोपेरोक्सीडेज एंजाइम होता है, और ये जो पूरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेलोपेरोक्सीडेज हैलाइड सिस्टम है ना, इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट बैक्टीरियाइडल सिस्टम। ठीक है, कैन बी स्किप्ड दिस पेज, कैन बी स्किप्ड, सिर्फ एक यही रिएक्शन वगैरह याद रख लें आप, और ये वाली बात को इसे कोई पूछ सकता तो बस मतलब MCQ में माइट भी आ जाए।
अब ये एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म बताया मैं हमने, कैटालेज सुपर ऑक्साइड, पीछे कैटालेज परऑक्सीडेज और वो जो हमने पढ़ा था डिस्म्यूटेज वगैरह, और ग्लूटाथाइन परऑक्सीडेज पीछे पढ़ चुके हैं, तो यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ना, 3 तरह के जो है ना नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। इसमें जो है एंडोथीलियल होता है, न्यूरोनल होता है, इंड्यूसिबल होता है। जो एंडोथीलियल होता है वो जो है वास्कुलर टोन को मेंटेन करता है। जो न्यूरोनल होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर के इन्वॉल्व में रिस्पॉन्सिबल होता है। जो इंड्यूसिबल होता है वो माइक्रोबियल किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैक्रोफेजेस में ये नाइट्रिक ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे, सुपर ये जो है ना पेरोक्सीनाइट्राइड रेडिकल बना देता है और ये लिपिड प्रोटीन वगैरह पैक करता है। तो ये भी हमने पढ़ा है कि नाइट्रिक ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट पेरोक्सीनाइट्राइड बनाता है। बस यही है, इसमें और कुछ भी नहीं करने वाला। इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वेजोडाइलेशन के भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रैन्यूल इंजाइम्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स में ना ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिनमें बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं जो कि माइक्रोब्स वगैरह को जो है ना किल करते हैं, उनको डिग्रेड करते हैं और जो है ना टिश्यू डैमेज भी कॉज करा सकते हैं। अब जो है ना जो इनमें 2 तरह के न्यूट्रोफिल्स में ग्रैन्यूल्स होते हैं, स्मॉल और स्पेसिफिक होते हैं, या फिर जो है ना लार्ज या प्राइमरी ग्रैन्यूल्स, इनको एज़ोरोफिलिक कहते हैं, और जो स्मॉल है तो इनको सेकेंडरी ग्रैन्यूल्स कहते हैं। इनमें लाइसोजाइम, कोलेजिनेज, जेलेटिनेज, लैक्टोफेरिन वगैरह, और जो एज़ोरोफिलिक ग्रैन्यूल है उनमें माइलोपेरोक्सीडेज, बैक्टीरियाइडल फैक्टर जैसे डिफेंसेस वगैरह हो गए। इसके अलावा न्यूट्रोप्रोटीएज वगैरह जैसे कैथेप्सिन जी हो गया, इलास्टेज और नॉन स्पेसिफिक कोलेजिनेज वगैरह, प्रोटीनेज 3 हो गया, ठीक है, ये होते हैं। अब इनके फंक्शन क्या है, जैसे प्रोटीएज है ना, ये बैक्टीरिया और डेब्रिस वगैरह को किल करते हैं विद इन द लाइसोसोम। न्यूट्रल प्रोटीएज कहाँ डिग्रेड करते हैं, इन द एक्स्ट्रासेलुलर जो है कंपोनेंट्स को डिग्रेड करते हैं, जैसे कोलेजन या बेसमेंट मेम्ब्रेन या फाइब्रिन वगैरह हो गए, एक्स्ट्रासेलुलर कंपोनेंट को डिग्रेड करते हैं। और न्यूट्रोफिल इलास्टेज जो है ना वीरुलेंस फैक्टर्स को डिग्रेड करता है बैक्टीरिया का, ठीक है। इसके बाद जो है ना अगर ये जो लिकोसाइड इन्फिल्ट्रेशन थी, ये ग्रैन्यूल एंजाइम्स अगर ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं तो इसकी वजह से हमारे बॉडी के उन टिश्यूज़ को जो डैमेज होगा। इसके लिए एंटी प्रोटीएज होते हैं सीरम और टिश्यू फ्लूइड्स में, जो कि इसको कंट्रोल करते हैं। जैसे जिनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन है, जो कि न्यूट्रोफिल इलास्टेज को इनहिबिट करता है। अगर जो है ना अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो जाए ना, तो क्या होगा कि इनका वही डैमेजिंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा। न्यूट्रोफिल एक्स्ट्रासेलुलर ट्रैप्स क्या है, नेट्स इनको हम कहते हैं। ये न्यूट्रोफिल्स के एक्स्ट्रासेलुलर फिब्रिलर नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, जिसमें उसका अपना न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, अपना जो न्यूक्लियस होता है उसको बाहर निकाल देते हैं, अपने क्रोमेटन बाहर निकाल करते हैं कि क्या करते हैं, जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको कंसनट्रेट करते हैं, उनके साथ बाइंड करके जो है ना ये क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स वगैरह उनकी किलिंग करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन की याद रखनी है कि जो है एक्स्ट्रासेलुलर फिब्रिलर नेटवर्क दैट कंसंट्रेट एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस एट दैट साइट्स ऑफ इन्फेक्शन। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस को जो है ना, ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस मतलब वही ग्रेन्यूल्स वगैरह, उनको कंसंट्रेट करते हैं एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ माइक्रोब्स बाय ट्रैपिंग देम इन द फिब्रिल्स, और फिब्रिल्स बना देते हैं जिसकी वजह से माइक्रोब्स वहाँ से भाग नहीं सकता, वो वहीं पे ही रहता है, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल्स प्रोड्यूस करते हैं, इनमें मैशवर्क ऑफ क्रोमेटिन और जो है ना मैशवर्क ऑफ न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है, जो कि ग्रैन्यूल प्रोटीन्स वगैरह के साथ बाइंड करते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स वगैरह, ठीक है। और बस यही है कि जो है न्यूक्लियाई इनके लॉस्ट होते हैं, डेथ ऑफ द सेल्स, जिसको हम न्यूटोसिस कहते हैं। मैंने बताया ना कि न्यूक्लियाई बाहर निकालते हैं, उनमें जो क्रोमेटिन होते हैं फिर वो ग्रैन्यूल्स वगैरह के साथ बाइंड करते हैं और फिर जो है ना वो डैमेज करा देते हैं। लिकोसाइड मीडिएटेड टिश्यू इंजरी, जो लिकोसाइड्स है ना, ये नॉर्मली जो है ना ये टिश्यूज़ इंजरी कॉज कराते हैं। लाइक एक तो ये है कि जो है ना ये उसको माइक्रोब्स वगैरह को जो है ना वो करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, लेकिन इसके अलावा टिश्यू इंजरी भी कॉज कराते हैं। एक तो ये कैसा इन्फेक्शन, 3 केसेस में, पहला ये कैसा इन्फेक्शन जो डिफिकल्ट टू रेडिकुएट है, जैसे प्रोलॉन्ग इन्फेक्शन जैसे टीबी वगैरह हो गए, या फिर जो है वायरल डिजीज जैसे हेपेटाइटिस वगैरह हो गई। इसके अलावा अगर ये है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था प्रोलॉन्गड इन्फेक्शन है, या फिर अगेंस्ट होस्ट टिश्यूज़, अगर ये जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है इनअप्रोप्रिएटली हमारी बॉडी टिश्यू हमारे जो होस्ट टिश्यूज़ हैं उनके अगेंस्ट होना स्टार्ट हो जाए, तब जो है ना हो सकता है। इसके अगेंस्ट हार्मलेस सब्सटेंस जैसे सिंपली पोलन वगैरह है, उनके अगेंस्ट जो है ना एलर्जी स्टार्ट हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी अस्थमा वगैरह के केस में। तो इन केसेस में जो है ना लिकोसाइड्स जो है ना टिश्यू इंजरी कॉज कराते हैं। लिकोसाइड डैमेज द टिश्यू बाय रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब एक और बात यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड फेगोसाइटोसिस की लिखी हुई है, ये तब होती है कि अगर जो है ना ऐसा हो कि जो है ना फेगोसाइट्स जो है ना जो माइक्रोब वगैरह वो बहुत बड़ा हो, या फिर इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हों जिसको जो है ना वो इंजेस्ट ना कर सकें, उसको फेगोसाइटोसिस ना कर सकें, तो फिर क्या होता है कि जो है ना फ्रस्ट्रेटेड फेगोसाइटोसिस हो जाती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रैन्यूल एंजाइम्स रिलीज होते हैं इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ताकि उसको जो है ना किल्स कर सकें। ये कब होती है, व्हेन द लिकोसाइट्स आर अनएबल टू इंजेस्ट द माइक्रोब्स वगैरह या फिर जो है ना फॉरेन पार्टिकल्स, अब फ्रस्ट्रेटेड फेगोसाइटोसिस होती है। इसके अलावा जो यूरेट एंड सिलिका क्रिस्टल्स हैं, ये भी उसकी फेगोसोम की मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं और जो है ना उनसे में से डैमेजिंग कंटेंट्स को रिलीज़ करवाते हैं।
इसके बाद है अदर फंक्शनल रिस्पॉन्सेज ऑफ द एक्टिवेटेड ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, इसमें ये मतलब कुछ भी खास करने की ज़रूरत नहीं है, बस यही है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में वैसे यूजुअली टी लिम्फोसाइट्स का इतना कोई खास रोल नहीं है, लेकिन टी लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो वाले टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व होते हैं जो कि साइटोकाइन IL-17 को प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, अगर जो है इसकी IL-17 की टी हेल्पर 17 रिस्पॉन्स की कमी होना, तो उस वजह से पेशेंट में फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, और जो है ना स्किन एब्सेसेस हो जाती हैं, जिनको हम कोल्ड एब्सेसेस कहते हैं। इसमें और कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो है ना टर्मिनेशन ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मैंने बताया कि जब जो है ना फंडिंग एजेंट रिमूव होते हैं तो ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये है कि जो न्यूट्रोफिल शॉर्ट लिव्ड होते हैं वो जो है ना ख़त्म हो जाते हैं, एपोप्टोसिस के जरिए डाई कर जाते हैं। इसके अलावा जो है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स जो है ना जनरेट होते हैं, स्टॉप सिग्नल्स जिनको हम कहते हैं। स्टॉप सिग्नल जो है ना इस रिएक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं। उसमें जो पहले नंबर पे स्विच इन द टाइप ऑफ एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट, जो एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट प्रोड्यूस हो रहे थे प्रो इन्फ्लेमेटरी, हमने पढ़ा था लिकोट्राइंस वगैरह जिससे प्रोड्यूस हो रहे थे, तो ये प्रो इन्फ्लेमेटरी से शिफ्ट हो जाते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरफ। ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी लिपोक्सिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। ये देखिए मैंने कहा एंटी इन्फ्लेमेटरी लाइपोक्सिन, इसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस लाइक TGF बीटा और जो है IL-10। इसके अलावा कोलिनर्जिक डिस्चार्ज भी होते हैं, न्यूरोनल इम्पल्स जनरेट जो है ना TNF की प्रोडक्शन को जो है ना काम करती हैं।